Hello everyone. So here we are back with another text from our social studies. So we were going on with NTSC special classes, right? तो मैं पहले से समझा चुकी हूँ कि जो NTSC वाला जो सिलेबस रहता है स्पेशली हमें RBSC वाले कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है. ओके सो एंड अभी तक हम लोग अगर मैं NTSC स्पेशल की बात करूँ तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. इस चैप्टर के सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर भी इससे क्वेश्चंस थे, मतलब मैंने फेज़ 2 में भी इससे क्वेश्चंस देखे हैं. ओके फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से लास्ट 2-3 ईयर से कॉन्स्टेंटली यहाँ से क्वेश्चन आए और काफ़ी ईजी टू पिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. ओके काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो टॉकिंग अबाउट इंडिया वी कैन से कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जब हम समझने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज़ ही मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था. ठीक है, अब आपको मतलब इस चैप्टर में आपको समझना क्या है, स्टोरी क्या है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इन सब चीज़ों के बारे में समझो. सी इंडिया को अगर मैं देखूँ तो इंडिया एक कॉलोनी रही हुई है ब्रिटिशर्स की 200 ईयर्स तक, और हम आज़ाद हुए थे 1947 के अंदर. तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे मतलब हम काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड कंट्रीज़ में काउंट किए जाते थे. हम इकोनॉमिकली, अगर मैं बात करूँ कल्चरली, पॉलिटिकली, ठीक है, किसी भी मैनर में अगर मैं बात करूँ, राइट, तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई कंट्रीज़ की काउंटिंग में आते थे. ओके पॉवर्टी वगैरह सब कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इलिटरेसी हुई, सब पीक पे थी हमारी कंट्री में. तो हमें आज वही समझना है कि 1947 से लेकर के आज कितने साल ऑफ इंडिपेंडेंस हमें हो चुका है. नियरली 72, आप बोलोगे 73, हम अगस्त में तो होने ही वाला है ना वैसे भी कंप्लीट. तो अप्रॉक्सीमेटली 72-73 ईयर्स हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंट हुए हुए. तो बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री से हम आज कैसे एक डेवलप्ड कंट्री में डेवलपिंग कंट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं, और अगर अच्छे दिन फाइनली आए, भगवान ने चाहा, तो हम डेवलप्ड कंट्री भी बन जाएंगे. राइट, तो आपको बेसिकली यहाँ फोकस क्या करना है कि हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे. ठीक है, हमारी काउंटिंग जो थी वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुआ करती थी, जहाँ मतलब इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होता था. ये जो अगर हम बोलते ना कि बहुत जो इकोनॉमिकल हजार्ड्स जो थे वो सब हमारी कंट्री में पीक पे थे. ओके फिर भी उसके बाद में आज हमने 70 ईयर्स बाद में अगर हम देखें तो हमने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया. तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की थी जिसके वजह से हमें ये बूस्ट अप देखने को मिला है. ओके दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके सो पे अटेंशन. स्टार्टिंग विद इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, और इंडिया में उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पंडित नेहरू. नरेंद्र मोदी नहीं थे. हर वक्त नरेंद्र मोदी नहीं होते. नरेंद्र मोदी का नाम मतलब प्राइम मिनिस्टर बोला तो नरेंद्र मोदी के हो, राइट. मैं 47 की बात करूँ तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इंडिया बीइंग लाइक, अगर हम कभी भी बात करें कि अगर हम चाहे पहले जब हम कॉलोनी जस्ट बीइंग कॉलोनी, हम बनने वाले थे कॉलोनी, उसके बाद में जब भी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, हमने हमेशा हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी है. मतलब इंडिया कभी भी लड़ाई के मूड में कभी भी नहीं रहता. ठीक है, और हमेशा उसने मतलब बोलते ना कॉरपोरेशन के साथ में फ्रेंडली इन्वायरमेंट, नॉन वायलेंट इन्वायरमेंट हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करी है. ओके फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया हैज़ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ऑल दी फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म, रेसिज्म एंड फेसिज्म. ओके इन सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. फिर उसके बाद में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो हमने हमेशा मतलब हम लोग किसके अगेंस्ट है, हमें कॉलोनिज्म नहीं चाहिए था, इम्पीरियलिज्म नहीं चाहिए था, रेसिज्म नहीं चाहिए था. तो हम लोग किसकी बात करते थे, हम किसकी डिमांड करते थे? ग्लोबल पीस की, ह्यूमन राइट्स की. ओके ये बेसिक चीज़ें हुआ करती थी हमारी पॉलिसीज़ में, जहाँ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल सके, जहाँ हम सभी लोगों को इक्वल हार्मनी और पीस के साथ में यूनाइटेड होकर के हम सब अपने बोलते हैं ना ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर सकें. ओके बेसिकली ये हमारी स्टोरी रही थी. सो इंडिया बीइंग, पहले मैं बता चुकी हूँ इतने से इंडिया का आपको बेसिकली थीम पता चल गया कि इंडिया किस तरह से अपना काम करती है. ओके सो 1947 का ये एरा भी आपको पता चल गया कि हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे. चलो ये तो इंडिया के रेफरेंस में समझ लिया. हम लोग फॉरेन पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, तो उस टाइम ग्लोबली क्या हो रहा था वो भी हमें समझने की ज़रूरत है. तो रिकॉल करो 1945 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी, और एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हो गया था 1946-47 के बीच
बीच में कि यूएसएसआर हुआ, यूएसए हुआ, ये काफ़ी मतलब ये दोनों कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग कंट्रीज़ मानी जाती थी, ये अब एक दूसरे से राइवल्स हो चुकी थी प्रॉपरली। ओके, राइवल्स अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था। ओके, लोग तो इतना डर रहे थे कि अब कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो अब यहाँ से आपको पूरा सिनारियो समझना है, ठीक है। अब मेन लड़ाई होती है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, कोल्ड वॉर होता है। तो जब इंडिया से पूछा जाता है कि आप किसे सपोर्ट करोगे, आप यूएसए की तरफ जाओगे या फिर आप यूएसएसआर की तरफ जाओगे, ओके। तो उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई मुझे किसी के नहीं जाना, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। ऑफकोर्स बहुत बेसिक सी चीज़ थी कि इंडिया ऑलरेडी इतने टाइम से कॉलोनी रहा हुआ था, तो अब वापस से वो इम्पीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। उसने बोला कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, ठीक है, ऑफकोर्स इतना स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस जो मैंने किया वो इम्पीरियलिज्म को अडॉप्ट करने के लिए तो नहीं किया होगा, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था दैट आई डू नॉट वांट टू सपोर्ट यूएसए एज वेल एज यूएसएसआर। और इसी टॉपिक को या इसी आइडियोलॉजी को, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक सेपरेटिव ग्रुप बना लिया, दैट इज़ नॉन अलाइन मूवमेंट में। मतलब उन्हें किसी भी और पुराने अलायंस के साथ में अब नहीं जाना था। स्पेशल पावर्स कौन सी थी, सुप्रीम पावर्स कौन सी थी उस वक्त, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब यूएसए का मिलिट्री अलायंस जो था नाटो, और इधर से यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस जो था वो था वॉर्सो, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे नाटो और वॉर्सो का पार्ट बनने के लिए पूछा गया था इंडिया से कि भाई आप किसको अडॉप्ट करोगे। तब इंडिया ने दोनों को अपोज किया एंड इट हैज़ फ्रेम्ड इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन और ओन पॉलिसी इन द नेम ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ओके, सो इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय नेहरू जी, ठीक है। अब ये कब बना था, 1955 में, और एट प्रेजेंट में इसमें 120 कंट्रीज हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि पंडित नेहरू जो थे वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम एंटी कॉलोनिज्म, एंटी इम्पीरियलिज्म पे बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें किसी का भी लाइक सपोर्ट नहीं करना, हम खुद इंडिपेंडेंटली बिना टेंशन के काम करना चाहते हैं। तो इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या रहे होंगे, टू स्टे अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सुपर पावर्स, एंड ऑफ कॉलोनिज्म, एनकरेजमेंट ऑफ डिसआर्ममेंट, हमने बात की थी ना नाटो और वॉर्सो के बारे में, ब्रिज द गल्फ बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इस बेसिक थीम से फिर इन लोगों ने क्या डेवलप किया था, नाम के एक यूनिट स्टार्ट की थी, ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने स्टार्ट की थी। तो बेसिक यहाँ से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि आप यहाँ से आपको इंडिया का एक सिनारियो समझ में आना चाहिए कि इंडिया बीइंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब वो खुद के डिसीजंस लेने लगी थी, ठीक है। अब खुद को इंडिपेंडेंट तो थी इंडिया, ठीक है। अब वो खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद के पॉलिटिकल मतलब आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर के, ठीक है, उसके किस तरह से उसके टर्म्स रहे थे। अब वो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती थी और वो इम्पीरियलिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब उसके बाद में क्या होता है ना, बेसिकली तुम ध्यान मतलब उस टाइम का एक और एरा अगर मैं बात करूँ कि जब हम 1947 की बात करते हैं तो वो एक ऐसा एरा था जब मोस्ट ऑफ द एशियनिक कंट्रीज जो थी वो इंडिपेंडेंट हुई थी। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि मेजर ऑफ द सदर्न एशियनिक कंट्रीज जो थी वो किसी ना किसी की कॉलोनी रही हुई थी, ओके। क्योंकि अब सदर्न मतलब एशिया की मेजर कंट्रीज कॉलोनी क्यों रही है, इसका बेसिक भी मैं तुम्हें पहले समझा चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि एक हमारी जो लोकेशन है वो जोग्राफिकली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद में अगर मैं क्लाइमेट बात करूँ, वेजिटेशन की बात करूँ, मिनरल्स वगैरह की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं हमारे पास में, ओके। सो दैट अट्रैक्ट्स दी फॉरेन इन्वेडर्स इनटू आवर कंट्रीज, ओके। अब बात आ रही थी कि यार मतलब ये लगभग कंट्रीज़ जो थी वो सब अभी रिसेंट ईयर्स में इंडिपेंडेंट हुई थी, अब ये वापस एक मतलब किसी और कंट्री का डोमिनेशन अपने अंडर में नहीं चाहती थी। तो क्या होता है कि इंडिया और उसके साथ में 8 दूसरी कंट्रीज़, ओके, 8 नेबरिंग कंट्रीज़ मिलकर के एक और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, उनकी इंडिपेंडेंसी, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन और उनके टेरिटोरियल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज़ इन द नेम ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स 8 नेबरिंग कंट्रीज। तो 8 नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। लाइक अगर आप देखोगे तो इसमें अभी तक चाइना नहीं है, ओके। नेबरिंग कंट्रीज़ की बात आती है तो आपको पता भी होगा कि बेसिकली जो ये सदर्न एशियन की, अगर हम एशिया की भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं था कि ठीक है यूरोपियन कंट्रीज़ ही हम पे इन्वेड करके हमें कंट्रोल करना चाहती थी। एशिया की कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो यहाँ पे डोमिनेंस गेन करने की कोशिश कर रही थी, दैट वाज जापान एंड चाइना, ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट,
ठीक है। तो इन्हीं प्रोटेक्शन के लिए, अपनी टेरिटोरियल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जाता है इन द नेम ऑफ सार्क, जिसका हेडक्वार्टर है नेपाल के अंदर। ओके, और इसका फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन क्या था, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इनकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1885 में ढाका में, बांग्लादेश में। 1885 में, काफ़ी पहले हुई थी, राइट, मतलब इंडिपेंडेंस से ही पहले हुई थी 1885 ढाका। आई थिंक सो, आई शुड चेक इट वंस। इज इट 1885? जस्ट अ मिनट। यस, इट इज करेक्ट। ओके, आई हैव डन अ मिस्टेक, आई हैव डन अ वेरी बिग मिस्टेक। इनकी जो मीटिंग हुई थी वो 1885 में नहीं हुई थी, वो हुई थी 1985 के अंदर, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इसको चेंज कर लेना, ये 1885 नहीं है, ये 1995 है। ऑफकोर्स यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड ना कि सार्क वगैरह ये सब तो बाद में, इंडिपेंडेंस की बाद की स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसमें 1885 तो कैसे ही हो सकता है। सो जस्ट अ मिनट, आई मेक अ करेक्शन ऑन माई सेल्फ। Why it's on moving? Here we go. So it is. Here we go. ये आ जाएगा आपका 1995। प्लीज़ मेक अ करेक्शन ओवर हियर। ओके, तो इनकी सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी वो ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है। तो अब जब हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन सार्क जो बन रहा है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, ठीक है, ये अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, कल्चरल कॉरपोरेशन चाहता था, और एक इंडिपेंडेंसी चाहता था कि यार इसकी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन में कोई और फालतू का इंटरफेरेंस ना थे। ओके, तो और फ्लरिशिंग, ट्रेड फ्लरिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो अब आपको भी पता है, मैं बहुत बार ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ कि 1947 वाले एरा में हम लोग भी इंडिपेंडेंट हुए थे और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थे। ठीक है, अब हमें भी डेवलपमेंट चाहिए, हमें भी हमारे ट्रेड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फ्लरिश करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो लोगों, मतलब जो इन 9 कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली हुआ, चाहे अगर हम बात करें जोग्राफिकली, बाउंडेशंस वगैरह, कल्चरली, हर मैनर में स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करा था, ताकि वो किसी और के डोमिनेशन में ना आए, ताकि कोई भी फॉरेन कंट्री उन पर प्रॉपर इजीली इन्वेड ना कर सके। तो अब सार्क में भी और 2 छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, सेव और सैफ के नाम से। अब ये जो सेव था ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का आप समझ सकते हो कि अब ये जो 9 कंट्रीज़ है ये क्या करती थी, अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे करके और मतलब दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ने भेजा करती थी। अब बेसिकली इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो वहाँ के कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो एक तो हो जाता है कि वहाँ का कल्चरल प्रमोशन वगैरह हो गया, और इससे क्या होता है, एक फ्रेंडली रिलेशन भी डेवलप होता है। ठीक है, वहाँ पे मतलब ये नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में। और एक था सैफ, एक सैफ था, वो था स्पोर्ट्स बॉडी, लाइक आपने सुना होगा कि ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से सैफ भी था, वो सदर्न एशियन फेडरेशन था, स्पोर्ट्स बॉडी थी, जहाँ इसके सबसे पहला स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था काठमांडू के अंदर 1983 में। ओके, और 1983 में इसका सबसे पहला गेम हुआ था, और इन लोगों ने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि ये क्या करेंगे हर 2 साल के अंदर। ठीक है, ये लोग क्या करने वाले हैं, इफ़ यू विल नोटिस कि मतलब इस तरह के इवेंट्स करवाने वाले हैं। पर ये आज तक की डेट में अगर मैं बोलूँ तो केवल 11 ऐसे इवेंट्स हो पाए, लाइक बोलते ना एग्जीक्यूट हो पाए, बाकी क्यों नहीं हो पाए, मतलब खुद सोचो कि इनमें आसपास मतलब कंट्रीज़ कौन कौन सी है इसके अंदर बेसिकली, और कंट्रीज़ कौन कौन सी है, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, तो इनके जो रिलेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है ना इनके बीच में, इसीलिए फिर ये हर मतलब बोलते हैं ना कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में इनका जो ये जो गेम्स का स्पोर्ट्स इवेंट था ये होना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी तक इसकी 11 ऐसी मीटिंग्स इसमें हो चुकी हैं। अगेन ओके, सो हियर वी आर, इंडिया एंड इट्स पाकिस्तान। तो अभी तक बेसिकली आप देख चुके थे कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी। एक नाम की, जहां हम लोग किसी भी सुपर पावर के साथ खुद को ज्वाइन होना नहीं करना चाहते थे, वो तो हम लोगों में समझ में आ गया था। उसके बाद में हम लोगों ने खुद के प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए, जहाँ हम हमारे कल्चरल, स्पोर्ट्स, एथनिक वगैरह किसी भी ट्रेडिशन को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते थे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट हमारे नेबरिंग के साथ, हमारे नेबर्स के साथ में हमारे कैसे रिलेशनशिप्स। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, यहाँ पर ध्यान देना। सो टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब पहले से सबको नाम भी अच्छे से पता है कि एक तो पहली चीज़
अच्छा मतलब यहाँ टेंशन वाली स्टोरी आएगी। सो पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। इसमें सबसे स्टार्टिंग से, शुरू से अगर मैं मानूँ तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट वाली जो चीज़ें रही हैं वो हमेशा कश्मीर वाला मुद्दा ही रहता है। इवन आज तक भी 70 ईयर्स बाद में भी अगर मैं बोलूँ तो कश्मीर के ऊपर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतने सोल्जर्स मरते हैं वहाँ पे। ओके तो उस टाइम पे पीएम कौन थे? हमारे नेहरू जी, और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आपको मेजर 3 ईयर्स की स्टोरीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, 1947, 1949 और 1965 वाली। ओके स्टार्टिंगली अगर हम 1947 से बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान जो था वो इंडिया से अलग हुआ था। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जब ये अगस्त में अलग हो जाते हैं उसके बाद में अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर आते आते यहाँ पे क्या होता है कि पाकिस्तान अपने कुछ लोगों को भेज देता है हमारे कश्मीर में। ठीक है, उनके इन्वेडर्स भेज देता है कश्मीर में। ठीक है, और मतलब हम लोग उसी टाइम पे क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस टाइम पे वो भी इन चीज़ों को लेकर के मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं और वो भी अपने सोल्जर्स को लड़ने भेजते ही हैं। पर गड़बड़ हो जाती है नेहरू जी की तरफ से। इनको क्या था ना, काफ़ी ज़्यादा भरोसा था यूएन के ऊपर और इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है, अब यूएनओ आ जाता है बीच में और यूएन ने आते ही क्या किया, सीज फायर अनाउंस कर दी। अब इन्होंने जब सीज फायर अनाउंस की तो सबसे बड़ी गलती क्या हो गई सीज फायर अनाउंस करते हुए कि इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जो उस सीज फायर उस टाइम अनाउंस की गई जब पाकिस्तानी जो थे वो ऑलरेडी इंडियन लैंड के ऊपर आ चुके थे। ठीक है, उस टाइम पे सीज फायर की गई तो उस वक्त ऐसा हुआ कि जो हमारा भरोसा किया गया था यूएन के ऊपर वो गलत निकला और उस टाइम पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फ्रेम हो गया। ठीक है, 49 में फिर ऐसे 1965 में सेम इंसिडेंट वापस होता है। सेम चीज़ होती है कि 1965 के अंदर अब यहाँ पर सेम सिचुएशन होता है कि फिर पाकिस्तान अपने लोगों को भेजता है इन्वेड करने के लिए, फिर यूएन वापस से सीज फायर कर देता है और फिर हम जो है कुछ नहीं कर पाते सीज फायर के अंदर। ठीक है, और फिर वापस से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी चीज़ें हालात हैं जो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब मेजर चीज़ देखो, अभी भी मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी चीज़ें हमने फिर भी शांति बनाने के लिए हम लोगों ने उसको भी जाने दिया, लेट गो कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम, मेजर वॉर आती है 1971 के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब होता है लड़ाई होती है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान क्या चीज़ थी आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, सेंटर के अंदर अगर आपको पता है, सी आई यूज अ पेन ऑल्सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना, आपको इधर बांग्लादेश वाला एरिया पता है। ठीक है, और ये जो बेसिकली पाकिस्तान आता है तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको तो हम बोला करते थे वेस्ट पाकिस्तान और इसको बोला करते थे हम ईस्ट पाकिस्तान। तो इसमें क्या चीज़ थी कि जो वेस्ट वाले थे, वो जो आज का एक्चुअल पाकिस्तान है, ठीक है, वो इन्वेड करना मतलब वो कंट्रोल गेन करना चाहिए। मतलब अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझोगे कि अब पाकिस्तान बन चुका था 1947 में, तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो करंटली बांग्लादेश वाला एरिया है, वो इंडिया को सपोर्ट किया करता था। ठीक है, तो वहाँ के जो पाकिस्तानी लोग थे उनमें लड़ाई हो गई कि अब वो इंडिया का सपोर्ट करते थे और इंडिया में आना चाहते थे। पाकिस्तान बन चुका है बट ईस्ट पाकिस्तान अब वो ज़बरदस्ती जो उसमें पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो वहाँ के लोग जो थे वो इंडिया को सपोर्ट करते थे। दैट्स वाई देयर वाज अ रीजन ऑफ टेंशन बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये लोग ईस्ट पाकिस्तान वाले करंट बांग्लादेश वाले लोग इंडिया से हेल्प मांगते हैं, ठीक है, कि अब इंडिया को सपोर्ट करते हैं और इंडिया के साथ आना चाहते हैं, तो क्या होता है, इंडिया भी कूद जाता है इस वॉर के अंदर ऑन December 3, 1971 और ये वॉर चलती है पूरी 14 डेज के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हुई थी ना, अब आपको भी पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये ऐसा ड्यूरेशन आया था, मतलब ठीक है, कि हम लोगों ने इन पाकिस्तानियों को हरा भी दिया था और नियरली 90,000 इनके जो सोल्जर्स थे वो हमने कैप्चर कर लेते, अपने कब्जे में कर लेते। अगर हम चाहते ना तो उस टाइम पे जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला एरिया जो है वो भी इनसे छुड़वा सकते थे। जनरल नियाजी जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया था 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, इधर से तो न्यू कंट्री बन गई थी, न्यू नेशन बन गया था ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है, मतलब उस टाइम पे आपको पता है कि ऐसे सिचुएशन थी, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, कि जो ये ईस्ट पाकिस्तान से लेकर के वेस्ट पाकिस्तान वाला जो एरिया था कंप्लीट वाला, ठीक है, वो भी जो महात्मा गांधी जी हैं वो देने को तैयार थे। मतलब कुछ ना कुछ अगर जो बचा रहता है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि मतलब एक ऐसा सिनेरियो उस टाइम पे डेवलप हो गया था कि हम लोग पीस के नाम पे सब कुछ देने को रेडी थे। ठीक है, मतलब 90,000 सोल्जर्स अगर हमने पाकिस्तान की कैप्चर कर ले तो आप सोच सकते हो कि क्रिटिकल सिचुएशन में हमने पाकिस्तान को पहुँचा दिया होगा।
पर नॉट टू फॉरगेट और पीपल, महान लोग जिनकी वजह से हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो खोया ही खोया, और उनके जो 90 सोल्जर्स थे वो भी उनको वापस से रिटर्न कर दिए, 90,000 सोल्जर्स। तो जो न्यू नेशन बन चुका था यहाँ पे बांग्लादेश, और अब दोनों कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में एक पीस ट्रीटी फिर से साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होता है, द शिमला एग्रीमेंट, जिसके थ्रू वो जो कंट्रोल टेरिटरी है, ठीक है, जितना भी एरिया हमने जीत लिया था इसमें और जितने भी सोल्जर्स उनके जीते थे, ठीक है, वो वापस से फ्री करना चाहेंगे। तो आपने जब इस ट्रीटी साइन करवा ली है तो वापस से पीओके क्यों नहीं ले लेते, पर नहीं लिया पीओके। ओके, चलो, नॉट टू बीइंग मोर सेंटिमेंटल, आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश वाली स्टोरी पढ़ते हैं। तो अब बेसिकली बताऊं तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स की बात बताऊं तो हमेशा से अच्छे ही रहे हैं, मतलब इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना, ईस्ट पाकिस्तान वाले जो लोग थे वो हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, अब याद करो, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में रिवर सिस्टम पढ़ा है, तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है, गंगा की अगर मैं बात करूँ, ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूँ, तो वो कहाँ ड्रेन होती है, बांग्लादेश के अंदर। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी कि जब बांग्लादेश एक न्यू नेशन इमर्ज होकर के आया था, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान थे, उनका मर्डर हो गया था केवल एक इशू के ऊपर, दैट वाज शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ गंगा। इधर से लोग थे, हम पानी, गंगा का पानी नहीं देंगे, हमारी होले रिवर है जो कि बेसिकली पाथ था रिवर का, तो वो तो जाएगा ही उधर की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की उनका मर्डर कर दिया गया था, शेख क्या नाम है, मुजीबुर रहमान का। तो दैट ब्रॉट अ बिट ऑफ टेंशन बिटवीन द कंट्रीज। पर उसके बाद में यहाँ पर भी नेगोशिएशंस हुए, इन लोगों ने, आज भी हम लोगों ने हमारा मेजर ऑफ द पार्ट ऑफ वाटर जो है हम गंगा का ड्रेन होने देते हैं बांग्लादेश में। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रिलेशनशिप्स है बांग्लादेश और इंडिया में, इतना मतलब कोई ज़्यादा ऐसे लड़ाई वगैरह वाले ऐसे सीन है। टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना, तो ये एक और टेंशन थी इंडिया के साथ में, मतलब ये एक और, फिर इसमें ना कुछ एक दो चीज़ और ऐसी बताऊंगी जिसमें तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है, ठीक है। अब और ऐसी चीज़ें क्या थी कि बेसिकली अब आपको पता है कि चाइना का आज भी बस कैसा वाला सिनेरियो रहता है कि वो हमसे ना काफ़ी, क्या बोलते हैं, मतलब लाइक हमारे रिलेशंस, हमने हमेशा से कोशिश करी है, स्टार्टिंग से कोशिश करी है कि हमारे ना चाइना के साथ काफ़ी स्मूथ रिलेशनशिप्स रहे। स्टार्टिंग में ठीक था, बट चाइना के लिए जो बोला जाता है ना कि वो दोखली, मतलब जैसे दोखली हरकतें करता है, दैट एक्चुअली इज़ द रियल सेंस हियर। तो इंडिया ने स्टार्टिंग में मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया था, जब 1949 में ये कम्युनिस्ट नेशन के फॉर्म में उभर करके आया था, तब भी इसको सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यूएन वाली बात भी आप लोगों में से बहुत सारे को तो पता होगी और बहुत सारे को नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी कोविड-19 के वक्त में तुमने सुना भी होगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब यूनाइटेड नेशंस क्या होता है ना, इसमें ना 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ, जिसको नहीं पता यूनाइटेड नेशंस क्या है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मतलब वो वर्ल्ड पीस को मॉनिटर करता है, ठीक है। इसमें टोटल 193 कंट्रीज है, वैसे अज्यूम किया जाता है, अजम्पशन है कि टोटल 195 कंट्रीज है और इसमें से 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ओके। तो अब इसमें से सबसे पावरफुल जो है वो 5 कंट्रीज होती है, जिनको परमानेंट कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो कंट्रीज कौन थी, उसमें से आपको पता है ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर तो परमानेंट होनी है, फिर इसमें एक फ्रांस भी इसकी परमानेंट मेंबर थी। अब 5th परमानेंट मेंबर की जो सीट थी वो ऑफर हुई थी इंडिया को, ठीक है। और उस टाइम पे फिर हमारे जो पंडित नेहरू जी हैं वो बड़े मतलब बोलते हैं ना, दिलदार बन जाते हैं, या मतलब लाइक ऐसे दानवीर बन जाते हैं, और वो यूनाइटेड नेशंस की वो 5th परमानेंट सीट जो है वो किसको दे देते हैं, चाइना को। और आज अगर आपको बताऊं, आज का सिनेरियो अगर मैं बताऊं, तो ये जितनी भी 5 परमानेंट कंट्रीज में से 4 कंट्रीज ऐसी है जो चाहती है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बन जाए। कौन कौन सी कंट्रीज होगी, ऑफकोर्स यूएसएसआर, रशिया जो है आज का, ब्रिटेन और फ्रांस, चारों कंट्रीज चाहती है कि इंडिया जो है वो क्या हो जाए, परमानेंट मेंबर्स बन जाए यूएन का। पर इस पे वीटो पावर लगा रखी है चाइना ने। अब वीटो पावर क्या होता है, बेसिकली समझा दूँ कि अगर मानो हमारे यहाँ पे कोई भी डिसीजन निकलता है तो वो मेजोरिटी के साथ निकलता है, तो अगर यूएनओ को कोई भी डिसीजन लेना होगा तो इन 5 कंट्रीज़ की मेजोरिटी से निकलेगा। पर वीटो पावर क्या होता है, जैसे मानो कि 4 कंट्रीज़ तो एक्सेप्ट कर रही है कि इंडिया को ना परमानेंट मेंबर्स बना देना चाहिए, पर वीटो पावर अकेला चाइना को हेल्प करेगा। अगर चाइना ने अपनी वीटो पावर लगा दी कि नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं बन सकता, तो जो मेजॉरिटी जो दूसरी 4 कंट्रीज यूज़ कर रही है ना, वो भी कुछ नहीं हो सकता, वो भी इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वीटो पावर एक तरह की स्पेशल पावर होती है जिससे आप किसी भी लॉ को पास होने से रोक सकते हो, इस तरह से समझो,
ठीक है। तो मतलब इस तरह की हरकतें हुई थी, मतलब हमने तो उनको एडमिशन यूएन के अंदर एडमिशन दिलाने में हेल्प करी थी, और आज जब हमारी बारी आई है, ठीक है, जब हमें वापस से चांस मिल रहा है कि हम यूएन के परमानेंट मेंबर बन जाए, तो इन्होंने अपनी टांग बीच में कर दी फिर से। ओके, फिर भी एक पंचशील एग्रीमेंट नाम की जैसी चीज़ें जो है पंडित नेहरू साइन करवाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ में 1957 के अंदर। वो एक्चुअली इसमें ये सिनेरियो ऐसा है कि ये जो पंचशील एग्रीमेंट था ये साइन तो 1954 में हो जाता है, पर ये अडॉप्ट हुआ था 1957। मतलब 5 ऐसे मुद्दे थे। मतलब आप इस तरीके से समझोगे इस पंचशील को, कैसे समझना है तुम्हें कि जो चाइना है ना, तिब्बत वाला स्टोरी आएगी पूरी, यहाँ पे तिब्बत वाला रिलेशन आएगा, तुम्हें तिब्बत की स्टोरी समझनी है यहाँ पे। सी मैं समझा देती हूँ तिब्बत वाला क्या सीन रहा हुआ है। कि अब तिब्बत का क्या सीन आता है यहाँ पे हमारे पास में, कि अब चाइना जो था, हमने उसको क्या किया, कम्युनिस्ट नेशन बनाने में हेल्प कर दी, हमने उसको यूएन के अंदर एडमिशन दे दिया, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगा। ठीक है, तो अब वो बोलता है कि तिब्बत वाला एरिया जो है मैं इन्वेड करूँगा। तो तिब्बत के लोग जो हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब तिब्बत के जो दलाई लामा वगैरह आपने नाम सुने होंगे, ये आकर इंडिया से हेल्प कर मांगते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है चाइना में, आप हमें हेल्प करो। ओके, तो उस टाइम पे इंडिया उन्हें सपोर्ट भी करता है। पहले तो इंडिया हाँ बोल देता है कि ठीक है मैं तिब्बत की सपोर्ट करूँगा, मैं उन्हें हेल्प करूँगा, पर बाद में क्या होता है ना कि मतलब चाइना बोल देता है तो इंडिया को धमकी दे देता है कि तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। तो इंडिया फिर एग्री कर लेता है कि चलो ठीक है यार, हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, हमें तो अच्छे पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने, तो तुम जानो और तिब्बत का काम जाने, हम तो हमें तिब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो तिब्बत से मतलब सीनो तिब्बतन एग्रीमेंट साइन कर लेता है 1951 में, जिसके थ्रू वो तिब्बत और चाइना के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब तिब्बत की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर हम चाइना बॉर्डर देखते हैं ना हमारा, तो उसमें केवल 10% ऐसा एरिया आता है, 10 to 20% ऐसा एरिया जो चाइना से डायरेक्ट लिंक जाता है, बाकी तिब्बत बीच में आ जाता है। ठीक है, तो अगर तिब्बत आज अगर इंडिपेंडेंट होता, अगर वैसे तो एक तिब्बत इंडिपेंडेंट नेशन था, पर उसको किसने अभी ऑक्यूपाई करके रखा है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, चाइना ने। उसमें भी पता है उन्होंने क्या बोला था कि नहीं हम लोग इसको मतलब लाइक मैं इस पर केवल मतलब लाइक बिजनेस वगैरह के हिसाब से ब्लफ किया था, पर जैसे ही उसको फुल कंट्रोल मिल जाता है तिब्बत के ऊपर, इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा देगा, पर उसको कंट्रोल चाइना करेगा। इस तरह से हांगकॉन्ग भी एक कंट्री है, पर उस टाइम पे फिर इसने क्या किया, अपनी पूरी आर्मी, अपने पूरे जो लोग थे, पुलिस जो भी इनका कंट्रोल था, वो पूरे लोगों को तिब्बत में फैला दिया और तिब्बत को कंट्रोल कर लिया। इस तरह की इन्होंने हरकत की थी, फिर भी हम उस टाइम पे भी चुप थे। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर ऐसी चीज़ें थी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी कि अभी तिब्बत बॉर्डर पे आ गए थे, और हमारे जो एरियाज थे स्पेशली सियाचिन वाला एरिया जो आज तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आंध्र प्रदेश का कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी उस टाइम पे चाइना से हमें, कभी मतलब बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। तो एक पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित नेहरू और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बीच में 1954 में हुआ था, पर वो अडॉप्ट में कब हुआ था, उसे अडॉप्ट किसने कौन सी ईयर में किया गया था, 1957 में। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वॉर के बारे में हमें समझना है कि 1962 के अंदर क्या होता है कि इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब चाइना के, मतलब इन लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट्स वगैरह क्यों साइन अप करवाने की कोशिश की होती कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया और चाइना में वॉर ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या थे ना, मतलब आप हमारी कॉम्प्लेक्सिटी समझो कि इधर से अगर आप 57-47 वाला ये मतलब ड्यूरेशन अगर आप देखें तो पहले ही पाकिस्तान के साथ बहुत टेंशन चल रही थी। ठीक है, अब इधर से हम नहीं चाहते थे कि हम चाइना के साथ भी अपनी टेंशन बढ़ा लें, हम एक पीसली रिलेशन यहाँ से, क्योंकि अब यार अपने दोनों वॉर फ्रंट अगर उस टाइम पे अगर ओपन हो जाते तो इंडिया ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी। टेंशन भी क्या हुआ था कि हमारा जो सियाचिन वाला एरिया है और आंध्र प्रदेश का जो मेजर पार्ट होता है, उस टाइम पे भी चाइना ने क्या किया, उसे बिना इंडिया को बताए, बिना वॉर के उसे अपने मैप के अंदर शो कर दिया, जिस तरह से उसने सिमिलर अभी किया है उस तरीके से इसने उस टाइम पे भी कर दिया। तो अब ऐसे तो नहीं है कि हम चुपचाप बैठने वाले हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे 1962 की वॉर वहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो अब बहुत बेसिक चीज़ है कि 1962 में हम इतने भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे कि हम चाइना से लड़ पाते। ठीक है, और अब तिब्बत वाला एरिया उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, तो उनका जो फ्रंट था वॉर फ्रंट वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो इजीली इंडिया पे अटैक वगैरह करने लगे थे, और हम एक्चुअली उस टाइम पे हार गए थे चाइना से ये वॉर। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदी कंडीशन रहती है चाइना के साथ हमेशा, और आज तक भी ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब जो टेंशन है सियाचिन वाली, वो कभी भी कम नहीं है। तो मैं एक और चीज़ मैं बताऊँ, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ना अभी क्वेश्चंस वगैरह आए होंगे कि मैम 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 1962 में हमारी लड़ाई हो रही है, उसके बाद में हम लोगों ने बेसिकली मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ टेंशन चलती रहती है, ये हमेशा सुना है। चाइना के साथ टेंशन वाली चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंटली हमें नहीं सुनाई पड़ती है ना। अभी तो चलो रिसेंटली तो हमें पता ही है, पता है क्यों रिसेंटली इतना ज़्यादा चाइना वाला मुद्दा क्यों खड़ा हो रहा है?
तो अब आपको मैं बता देती हूँ, मतलब अगर इसमें आप ध्यान रखो कि आई एम नॉट नोइंग द एग्जैक्ट फिगर्स, पर जिस टाइम पे ये उन्होंने मतलब लाइक पंचशील वाली जो चीज़ें हुई थी या 1962 का जो एरिया था, उन्होंने इंडिया का बहुत सारा पार्ट, लद्दाख ऑक्यूपाइड भी हो गया था, चाइना ने लद्दाख को भी ऑक्यूपाइड कर, लद्दाख का कुछ पार्ट ऑक्यूपाइड कर दिया था। ओके, तो उस टाइम पे कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ उन्होंने किया था। फिर आप जानते हो कि अब मतलब आपने ये सब स्टोरीज वगैरह नहीं सुनी है कि राजा को ना मतलब जो फार्मर्स थे वो अपना ध्यान रखने के लिए उनको टैक्सेस वगैरह दिया करते थे। ओके, उसी तरीके से हमने केवल चाइना के साथ पीस बनाने के नाम पे उन्हें हमारी ज़मीन जो थे हम इतने सालों से हर बार देते आ रहे थे, और अब नियरली 48,000 स्क्वायर किलोमीटर का कुछ एरिया जो था वो हम इंडिया का चाइना को दे चुके थे। ठीक है, और अब जब से ये वाले सिनारियो, अभी वाला जो करंट सिनारियो है, हमने देने से मना कर दिया कि नहीं अब हम नहीं देंगे। ठीक है, अब हमेशा ऐसे होता था कि पाकिस्तान चाइना थोड़ा थोड़ा करके अपने बॉर्डर से, लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे आ जाता था। ठीक है, और अब हमने जब से देने से मना कर दिया तो वहाँ की जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये आपको पूरा एक मतलब सिनेरियो समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों बेसिकली इतनी लड़ाई वगैरह हो रही है। तो चलो, हम लोगों ने मेजर ऑफ द कंट्रीज कौन कौन सी पढ़ी, बांग्लादेश पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया। अब नेपाल और भूटान के साथ बात करते हैं। तो इनके अगर हम बात करें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब इन कंट्रीज़ का रिलेशनशिप आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, सब अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी एक दूसरे के बोलते हैं ना पॉलिटिकल और इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये लोग एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, इंडिया, स्पेशली इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ नेपाल और भूटान हमारे लिए छोटी कंट्रीज है, इंडिया इनको काफ़ी टाइम से, अच्छे टाइम से सपोर्ट करती है ये। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका, तो अपने CBSE चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से रिकॉल करो। अब क्या होता है कि इंडिया एंड श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी इंडिया जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, पर अब क्या होता है कि श्रीलंका में खुद में इंटरनल वॉर शुरू हो जाती है, सिविल वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब इसका अगर मैं नॉर्दर्न सेक्शन बात करूँ श्रीलंका का, तो वो एक एसोसिएशन तमिल ग्रुप्स के थ्रू, लिट्टे के थ्रू वो कैप्चर कर लिया जाता है। तो उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया क्या करता है, अपनी आर्मी भेज देता है 1990 के अंदर। ओके, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। और मतलब पीस इस्टेब्लिश तो नहीं होती, कहीं ना कहीं एक बार के लिए सिविल वॉर खत्म हो जाती है, पर कहीं बिल्कुल भी पीस मतलब एक ऐसा मैं मानूँ कि पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, तो फिर वापस इंडियन आर्मी जो है वापस रिटर्न अपनी कंट्री में आ जाती है। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी ने अपनी आर्मी भेजी होती है श्रीलंका में सिविल वॉर के अंदर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब इसका बदला कैसे लिया जाता है, अब आपको, अब ये जो लिट्टे फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन था, इसे बोला जाता है मतलब आतंकवादी वाला। ओके, आई एम नॉट गेटिंग इट इन द माइंड, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आतंकवादी, सीरियसली टेररिस्ट। ओके, गॉट इट। तो उन्हें टेररिस्ट माना जाता था जिन्होंने श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया कैप्चर करके रख लिया था। ठीक है, तो अब वहाँ से क्या होता है, जैसे राजीव गांधी एक सेशन में खड़े होते हैं, ठीक है, वो भाषण वगैरह दे रहे होते हैं, तो अब इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप ने क्या किया होता है, उन पर सुसाइड बॉम्बर प्लान करके राजीव गांधी का मर्डर कर दिया होता है। तो अब उसके बाद में फिर इंडिया जो है वो श्रीलंका के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है। ओके, सो श्रीलंका वाली स्टोरी भी समझ में आ गई। टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड म्यांमार, तो हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं ट्रेड वगैरह के मैटर में, इकोनॉमिकली और मिलिट्रिकल एड सपोर्ट हम देते आए हैं, और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, तो म्यांमार वगैरह के साथ, नेपाल वगैरह के साथ, भूटान वगैरह के साथ हमारी कोई भी टेंशन नहीं थी। अब इसमें अब बेसिकली अगर मैं ओवरऑल तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो अब ना बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ भी जाती है। ठीक है, अब आप देखोगे आगे भी जो चाइना से वॉर हारने का कुछ और ऐसा रीज़न भी होते हैं कि हम चाइना से क्यों हार गए थे वगैरह। ठीक है, तो आपको इधर से पता है कि जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि अमेरिका हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करा था जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में। तो यूएसएसआर क्या था, हमारे रिलेशन जो थे वो यूएसएसआर से हमेशा से बहुत अच्छे थे। तो अब इसको यूएसएसआर को लगता है कि यार इंडिया जो है वो मतलब एक बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूँगी, अगर हम बात करें 1947 की बात करें, अगर हम बात करें कि जब हमारा पूरा POK जो था 1965 की अगर मैं बात करूँ तो POK हमारे हाथ से चला गया था, तो रशिया आ जाता है हमें हेल्प करने, यूएसएसआर हमें आ जाता है हेल्प करने। तो ना ही हम चाइना के साथ मतलब हमारी वैसे भी अच्छी नहीं बनी थी, तो पाकिस्तान से भी हेल्प नहीं अच्छी बनी थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया कमज़ोर हो गया था, पर ठीक है, कहीं ना कहीं जब UN सीज़ फायर वगैरह अनाउंस कर देता तो हमारी हालत ख़राब हो जाती थी ना।
तो हमने चाहे मतलब ये एक ऐसा नाम जो ऑर्गेनाइजेशन बना था उसका एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि कहीं ना चाहते हुए भी हमने कहीं रशिया से हेल्प ले ली थी उस टाइम पे। तो और मतलब अगर हम ये भी माने कि अगर हेल्प नहीं भी ली थी तो एक अमेरिका ने यूएसए ने ना एक अजम्पशन वहाँ पे डेवलप कर लिया था कि तुम लोग है ना केवल ऐसा कह रहे हो कि मतलब इंडिया ने कम्प्लीटली डिक्लेयर कर दिया था कि उसे रशिया से कुछ भी लेना देना नहीं है और उसे रशिया का सपोर्ट नहीं चाहिए। फिर भी यूएसए को लगता है कि ये इंडिया जो है वो हमें पागल बना रहा है, ठीक है। और इसको ऐसा लगता है कि पहले खुद तो इतना वीक था, पाकिस्तान से सीज फायर नहीं रोक पाया, अब कैसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ये वेस्ट पाकिस्तान से जीत गया, पक्का इसको रशिया ने हेल्प किया। तो जब चाइना से लड़ाई हो रही होती है पता है इधर से, तब वो अमेरिका सोचता है। अब इधर से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अमेरिका जो था वो स्टार्टिंग से ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, ठीक है। अगर आप देखते हो तो कोविड-19 वगैरह के वक्त भी मतलब करोड़ों रुपये भेजे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलोगे आप उसको, ओके। तो अब इस टाइम पे जब चाइना से ऑलरेडी वॉर हो रही होती है तो इधर से क्या होता है कि अमेरिका ना, अब अमेरिका भी सोचता है कि मैं चलो मतलब एक खुद नॉर्मली सोचो कि पाकिस्तान का दुश्मन मतलब पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो चुका था और रशिया भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रहा था। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आना कि अमेरिका और रशिया पहले ही दुश्मन है, ठीक है। और इधर से दुश्मन मतलब एक आपका सिनेरियो समझ में आना चाहिए कि जब इंडिया को रशिया सपोर्ट करने आ गया था तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान और जब चाइना की हमारी लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम अमेरिका आ जाता है बीच में कि चलो मैं भी लड़ाई करता हूँ, मैं भी पाकिस्तान वगैरह को हेल्प कर देता हूँ उस टाइम पे, ओके। तो जब वो यहाँ पे आके देखता है तो ऑलरेडी रशियन शिप्स जो थे वो यहाँ पे खड़े थे, मतलब लाइक वो अपना जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, ठीक है, इंडियन ओशंस वगैरह के अंदर पहले से वहाँ पे रशियन शिप्स खड़े थे। तो इस वजह से फिर उसे लगा कि अगर मैं अगर यहाँ पे इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट करूँगा तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, इसलिए वो फिर खुद को विड्रॉ कर लेता है। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा ऐसा क्या बोलते हैं ना, गंदा वाला लड़ाई वाला माहौल रहा हुआ है। सो दिस वॉज अ मेजर स्टोरी जो हम लोग अभी तक कंट्रीज़ के बारे में समझ चुके थे और एक पूरा सिनेरियो आपके सामने कंप्लीट आ गया आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे और उस टाइम पे मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस भी आ गया है कि इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा वीक था। पर उसके बाद में आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे फॉरेन रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। आज जहाँ हमें चाइना और पाकिस्तान धमकाने की कोशिश करते हैं तो हम उनको और मतलब 4 बात प्लस में सुनाते हैं, ठीक है, पर हम उनसे दबने वालों में से नहीं रहे, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लास्ट टॉपिक रहा है हमारा जो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको देखो, इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये अगर मैं यूएन की बात करूँ तो ये तुम्हारे जो हिस्ट्री टेक्स्ट हुआ एनसीईआरटी वाला सीबीएसई वाला उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो इसको पढ़ लो समझ लो। फॉर्मेशन हुआ था इसका 24 अक्टूबर 1945 में, यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था और इसका 1945 में और इसका हेडक्वार्टर बना था न्यूयॉर्क के अंदर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था ये बेसिकली 3 पावर्स के बोलते ना कि उनके एफर्ट्स की वजह से बना था, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एंड यूएसएसआर। इनिशियली इसके अंदर 50 मेंबर्स थे और करेंटली अगर मैं बात करूँ तो इसमें 193 मेंबर्स हैं, ओके। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोब में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन की जाए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप्स डेवलप हुए, वर्ल्ड वाइड पीस, हार्मोनी, इक्वालिटी वगैरह इस्टेब्लिश हुआ, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ की नेशनल लैंग्वेजेस है फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़ एंड अरेबिक, ओके। फ्लैग में होते हैं 2 ऑलिव कलर ब्रांचेस जो पीस को सिम्बलाइज करते हैं, दिस इज़ अ फ्लैग ऑफ यूएन, ओके। अब यूएन के अंदर आपको पता है मतलब यूएन का ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो यूएन में 6 मेजर ऑर्गन्स होते हैं। जनरल असेंबली जिसके सभी कंट्रीज इसके मेंबर्स होते हैं, जो 193 में जो कंट्रीज आती है वो सभी जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 10 होते हैं नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट। तो 5 परमानेंट वाली स्टोरी तो मैं आपको पहले से समझा चुकी हूँ कि 5 परमानेंट में कौन होते हैं, यूएसएसआर, रशिया, यूके, यूएसए, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। 15 कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 15 बाकी जो रिमेनिंग 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट है और वो हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं वहाँ पे। और इंडिया इसका हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल का, जब से सिक्योरिटी काउंसिल बनी है तब से इसका मेंबर रहा हुआ है, बस नॉन परमानेंट मेंबर रहा हुआ है। इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ 54 मेंबर्स हैं। ट्रस्टी काउंसिल्स की मैं बात करूँ, सॉरी ट्रस्टीशिप काउंसिल की मैं बात करूँ तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तो हारा कौन था, एक्सेस पावर्स हारी थी। तो उनका जितना भी जीता हुआ एरिया था, मतलब जर्मनी, इटली, जापान का जितना भी जीता हुआ एरिया था, ठीक है, वो इन्होंने कॉन्कर कर लिया था और वो मतलब लाइक वो जहाँ वहाँ ट्रस्टी काउंसिल के अंदर आता है अभी वो एरिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जहाँ 15 जजेस
चूज़ किए गए थे जिनका टेन्योर होता है 9 ईयर्स और इसका हेड क्वार्टर है नीदरलैंड के अंदर। सेक्रेटरिएट काउंसिल, अब बहुत इंपॉर्टेंट सी, अब मैंने आपको जब सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ाया था तो मैंने आपको बस यही बोला था कि 5 जो वहाँ की कंट्रीज़ हैं मेजर, ठीक है, उनके पास वीटो पावर है। पर अगर मैं बात करूँ यूएन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन कौन सा है, तो वो सेक्रेटरिएट काउंसिल हो जाता है, ठीक है। इसके जो हेड है उनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, जो सेक्रेटरी होते हैं मेन यूएन के, ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ है, न्यूयॉर्क। सो बेसिकली आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। सिक्योरिटी काउंसिल का वही मैं बता चुकी हूँ, 5 मेंबर्स होते हैं, कुछ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो परमानेंट मेंबर्स है वो वीटो पावर्स हो जाते हैं। तो बेसिकली तो अभी आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना, जो बेसिकली इसमें से 1 वर्ड क्वेश्चंस निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि लाइक आई एम श्योर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, तुम्हें एक और क्वेश्चन ना, तुम लोगों ने इसमें जब मैं पढ़ा रही थी तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्वेश्चन भी गया था बीच में तुम्हारे लिए। जस्ट अ मिनट, मैं बता ही देती हूँ। Okay, here you can see it in the green words. Who adopted Indian foreign policy after the death of पंडित नेहरू? जब पंडित नेहरू मर गए थे, मतलब हमें बेसिकली पता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो एक ग्राफ के लिए कंपेयर की जाती है नेहरू पीरियड से। पर जब नेहरू जी मर गए थे उसके बाद में फॉरेन पॉलिसी किसने अडॉप्ट कर ली थी? शास्त्री जी ने। ओके, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है। उसके बाद में अब तुम्हें यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसका आंसर मुझे तुम कमेंट सेक्शन में दे देना। मैं ऑलरेडी इस वीडियो लेक्चर में उसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड, इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पुराने पीछे वाले पेजेस स्क्रॉल करो, वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे देखो, रिवाइंड करो, मिल जाएगा इसका भी आंसर। ओके, तो आई थिंक सो ये बहुत इजीली अच्छे से समझ में आने लग गया होगा। इंटरेस्टिंग मुझे लगता है लाइक पाकिस्तान एंड चाइना वाली स्टोरी जो हमें काफ़ी भी बेसिकली हम देख भी रहे हैं, तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि हमारी क्यों टेंशन सी बनी रहती है चाइना पाकिस्तान के साथ में। सो थैंक यू।